जब भी कभी जासूस और जासूसी कहानियों की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है सर आर्थर कॉनन डॉयल का और उनके द्वारा रचे गए पात्र शेरलॉक होम्स का। ये एक ऐसा पात्र है जिसने अपने रचनाकार के नाम तक को छोटा कर दिया। शेरलॉक होम्स पात्र के रचनाकार ब्रिटिश लेखक सर आर्थर कॉनन डॉयल ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जब उन्होंने होम्स को अपनी रचनाओं में मारने की बात ठानी थी तो उसका कारण ये था कि ये किरदार उन पर बहुत हावी हो रहा था। वो बहुत खुलकर नहीं लिख पाते थे क्योंकि होम्स के समर्थक उनसे इतना प्यार करते थे कि वो कभी होम्स को हारता हुआ नहीं देख सकते थे। इसलिए अगर कभी लेखक ने होम्स को किसी कहानी में थोड़ा कमज़ोर या हारते हुए दिखाने की कोशिश करी तो कहते हैं कि उनको धमकी भरे खत मिलने शुरू हो जाते थे। इसलिए तंग आकर सर आर्थर कॉनन डॉयल ने निर्णय लिया कि वो होम्स के पात्र को ख़त्म कर देंगे और कहते हैं कि तब लोगों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, यहाँ तक कि लोगों ने उनके घर के बाहर आकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इस सब दबाव के चलते उन्हें होम्स को वापस जिंदा करना पड़ा। देखिए कितना प्रेम था इस काल्पनिक किरदार के प्रति जो कि इतना विलक्षण था। चलिए इसी श्रृंखला में आज मैं यानी कि रोशनी लेकर आई हूँ आपके लिए द एडवेंचर ऑफ द येलो फेस बाय आर्थर कॉनन डॉयल का हिंदी अनुवाद पीले चेहरे का रहस्य। बिना किसी विलंब के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शेरलॉक होम्स एक ऐसा आदमी था जो अपनी शारीरिक क्षमताओं का बिना वजह के कभी उपयोग नहीं करता था। हालांकि शक्ति और फुर्ती में बहुत कम लोग उसका मुकाबला कर पाते थे और निसंदेह वह अपने भार वर्ग के सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर्स में से एक था। पर वह शक्ति के निरुद्देश्य प्रदर्शन को ऊर्जा का अपव्यय मानता था और उसका उपयोग तभी करता था जब उसे कोई पेशेगत उद्देश्य पूरा होता हो। तब वह बिल्कुल अथक और अपराजय होता था। ये तथ्य कि उसने इन परिस्थितियों में भी खुद को इतना फिट रखा था असाधारण था, परंतु उसका खान पान बहुत ही हल्का और उसकी आदतें सादगीपूर्ण थीं। कभी कभार कोकीन का सेवन करने के अलावा उसे कोई व्यसन नहीं था और ये ड्रग भी वह अपने अस्तित्व के उस नीरस दौर के विरोध के रूप में लेता था जब उसके पास केस नहीं आते थे या दिलचस्प केस नहीं आते थे। वसंत ऋतु के शुरुआती दिनों में एक दिन वह इतने अच्छे मूड में था कि उसने पार्क में जाने के लिए मुझे साथ ले लिया, जहां एल्म के पेड़ों पर पत्तियों के अंकुर फूटने शुरू हुए थे और चेस्टनट्स के चिपचिपे सिरों ने उनकी 5 गुना पत्तियों का रूप लेना शुरू कर दिया था। 2 घंटे तक हम साथ साथ घूमते रहे। उस दौरान अधिकांशतः हम चुप ही रहे, जैसा उन 2 पुरुषों के लिए स्वाभाविक ही है जो एक दूसरे को घनिष्ठता से जानते हैं। जब हम एक बार फिर बेकर स्ट्रीट लौटे तो 5 बजने वाले थे। माफ कीजिएगा सर, दरवाज़ा खोलते हुए हमारे किशोर घरेलू नौकर ने कहा, एक सज्जन यहाँ आए थे जो आपके बारे में पूछ रहे थे। होम्स ने उलाहना भरी नजरों से मेरी ओर देखा। हम भी दोपहर भी कोई घूमने का वक्त है, तो क्या वे सज्जन चले गए हैं? हाँ सर। क्या तुमने उन्हें अंदर आने के लिए नहीं कहा? कहा था सर, वे अंदर आए भी थे। उन्होंने कितनी देर तक इंतजार किया? आधा घंटा सर। वे सज्जन बहुत बेचैन थे। जितने समय वे यहाँ रहे खींच से पैर पटक कर इधर उधर घूमते रहे। मैं दरवाजे पर खड़ा आपका इंतजार कर रहा था और उनकी पदचाप सुन सकता था। अंत में वे निकलकर गलियारे में आए और रोने लगे। क्या यह आदमी कभी नहीं आएगा? ये उनके आखिरी शब्द थे सर। आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा, मैंने कहा। फिर मैं खुली हवा में इंतजार करूंगा, यहाँ मुझे घुटन महसूस हो रही है, उन्होंने कहा। जल्द ही मैं वापस आऊंगा, ये कहकर वे चले गए। मेरी कोई भी याचना उन्हें रोक न सकी। ठीक है, तुम जो कर सकते थे तुमने किया, अपने कमरे में दाखिल होते हुए होम्स ने कहा। पर यह बात है बहुत चिढ़ पैदा करने वाली, वॉटसन। मुझे बेसब्री से एक दिलचस्प केस की तलाश थी और उस आदमी की अधीरता से ऐसा लगता है कि यह केस महत्वपूर्ण होगा। अरे,
टेबल पर जो पाइप पड़ा है वह तुम्हारा तो नहीं है? वही आदमी छोड़कर गया होगा। कीमती लकड़ी से बना हुआ पाइप जिसमें चुनिंदा तंबाकू भरी हुई है। मुझे अचरज है कि लंदन में असली एम्बर से बने कितने पाइप होंगे। जो भी हो, वह सचमुच बहुत अशांत मानसिक स्थिति में होगा जो अपना पाइप छोड़कर चला गया। उसके लिए बहुत कीमती है ये पाइप। तुम कैसे जानते हो कि उसके लिए बहुत कीमती पाइप है? मैंने पूछा। मेरे हिसाब से इस पाइप की मूल कीमत 7 शिलिंग 6 पेंस होगी। अब तुम देख सकते हो कि इसकी 2 बार मुरम्मत की गई है, एक बार लकड़ी के तने की और दूसरी बार एम्बर में। ये दोनों तुम देख सकते हो सिल्वर बैंड के साथ किए गए हैं, जिसमें पाइप की मूल कीमत से ज्यादा खर्च आया होगा। उस आदमी के लिए पाइप बहुत महत्व रखता होगा, क्योंकि वह उसकी मरम्मत कराना पसंद करता है, जबकि इतने ही पैसों में वह एक नया पाइप खरीद सकता था। और कुछ? मैंने पूछा, क्योंकि होम्स उस पाइप को उलट पलट कर देख रहा था और अपनी खास विचार मग्न मुद्रा में उसे घूर रहा था। उसने पाइप को कुछ ऊंचाई पर रखकर अपनी लंबी पतली तर्जनी से थपथपाया, जैसे हड्डी पर लेक्चर दे रहा कोई प्रोफेसर एक सैंपल हड्डी के साथ करता है। कभी कभी पाइप असाधारण चीजें बयान करती है, उसने कहा, और किसी चीज का अपना व्यक्तित्व नहीं होता, शायद कलाई घड़ियों और जूतों के फीतों को छोड़कर। परंतु यहाँ पर वह जिन बातों की ओर संकेत कर रहा है वे ना तो असामान्य है और ना बहुत महत्वपूर्ण। इसका मालिक स्पष्ट रूप से एक बलिष्ठ आदमी है और लेफ्ट हैंडेड। उसके दांत शानदार हैं। अपनी आदतों को लेकर लापरवाह और मितव्ययिता बरतने की उसे कोई जरूरत नहीं है। मेरे मित्र ने ये सारी सूचनाएं बिना किसी तैयारी के तत्काल उड़ेल दी थी, परंतु मैंने देखा कि वह तिरछी नजरों से मेरी ओर देख रहा था, ये जानने के लिए कि मैं उसकी तर्क प्रणाली को समझ पा रहा हूं या नहीं। तुम समझते हो कि अगर कोई आदमी 7 शिलिंग कीमत के पाइप का इस्तेमाल करता है तो उसे समृद्ध होना चाहिए, मैंने कहा। ये तंबाकू एक ग्रॉसवेनर मिक्सचर है जो 8 पेंस में 1 औंस आता है। होम्स ने पाइप को थपककर थोड़ी सी तंबाकू अपनी हथेली पर रखते हुए जवाब दिया। इसकी आधी कीमत में वह बढ़िया तंबाकू ले सकता था, इसलिए उसे पैसा बचाने की कोई जरूरत प्रतीत नहीं होती। और जो तुमने दूसरी बातें कहीं उनका क्या? उसे अपना पाइप लैंप्स और गैस जेट से सुलगाने की आदत है। तुम देख सकते हो कि उसका निचला भाग एक साइड से काफी जला हुआ है। अगर वह दिया सलाई उपयोग करता है तो ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी आदमी एक जलती हुई दिया सलाई को अपने पाइप के साइड में क्यों लगाएगा? परंतु पाइप के माउथ का निचला हिस्सा जलाए बिना आप उसे एक चिमनी से नहीं सुलगा सकते, और पाइप का जला हुआ हिस्सा दाहिनी तरफ का है। इससे मैंने जाना कि वह एक लेफ्ट हैंडेड आदमी है। तुम अपना खुद का पाइप चिमनी के पास ले जाओ और देखो कि एक राइट हैंडेड व्यक्ति होने के कारण कितनी सहजता से पाइप के बाएं हिस्से को जला देते हो। तुम चाहो तो एक बार दायां हिस्सा भी जला सकते हो, पर लगातार ऐसा नहीं होगा। इस पाइप को हमेशा एक ही स्थिति में पकड़ा गया है। फिर उसने तंबाकू की कठोर पैकिंग को दांतों से काट कर खोला है। ऐसा करने के लिए एक आदमी मजबूत दांतों का स्वामी होने के साथ साथ तगड़ा और चुस्त भी होना चाहिए। परंतु अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं सीढ़ियों पर उसी के चढ़ने की आवाज़ सुन रहा हूं। इसलिए हमारे पास अध्ययन करने के लिए इस पाइप से ज़्यादा दिलचस्प चीज़ें होंगी। एक क्षण बाद हमारा दरवाज़ा खुला और एक लंबे युवक ने कमरे में प्रवेश किया। उसने गहरे सलेटी रंग का सूट पहना हुआ था। मेरे अंदाज से उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष रही होगी, हालांकि असल में वह उससे कुछ ज़्यादा साल का था। मुझे माफ़ कीजिएगा, कुछ लज्जित हुए उसने कहा। मैं समझता हूँ मुझे दरवाज़ा खटखटाकर आना चाहिए। निश्चित रूप से मुझे ऐसा ही करना चाहिए था। असल बात यह है कि मैं कुछ परेशान हूँ और उसी की वजह से ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। एक ऐसे आदमी की तरह जो आधा होश खो बैठा हो। उसने अपने माथे पर हाथ फिराया और कुर्सी पर बैठने के बजाय लुढ़क सा गया। मैं देख सकता हूँ कि आप 1 या 2 रातों से सोए नहीं हैं, अपने सहज और सौहार्दपूर्ण लहजे में होम्स ने कहा। काम ही नहीं बल्कि मौज मस्ती से भी ज़्यादा अनिद्रा आदमी को थका देती है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ?
मैं आपसे सलाह लेना चाहता था सर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बिखर गई है। आप मुझे एक सलाहकार जासूस की तरह नियुक्त करना चाहते हैं? सिर्फ यही नहीं, एक बुद्धिमान और व्यवहारिक आदमी के तौर पर मैं आपकी राय चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। मुझे आशा है कि आप बता सकेंगे। उसकी बातें छोटे तीखे झटके से आ रहे उद्गारों के रूप में सामने आ रही थी तथा मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ बोलना ही उसे बहुत कष्टप्रद लग रहा था और ये कि उसकी इच्छा शक्ति उसे वह सब कहने के लिए प्रेरित कर रही थी जो कहना उसकी प्रवृत्ति में नहीं था। ये एक बड़ा ही संवेदनशील मामला है, उसने कहा। कोई भी व्यक्ति अजनबियों के सामने अपने घरेलू मामलों के बारे में बात करना पसंद नहीं करता। ये भयावह लगता है कि मैं दो ऐसे व्यक्तियों के साथ अपनी पत्नी के व्यवहार के बारे में चर्चा कर रहा हूँ जिन्हें मैंने इससे पहले देखा तक नहीं है। ऐसा करने की मजबूरी असहनीय है, मगर मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा और मुझे सलाह चाहिए। मेरे प्रिय ग्रैंट मुनरो, होम्स ने बोलना शुरू किया। हमारा मुलाकाती अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। क्या आप मेरा नाम जानते हैं? होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने हैट की लाइनिंग पर अपना नाम लिखना बंद कर दें। जब आप किसी से बात कर रहे हो तब ये हिस्सा पीछे की ओर कर लें। मैं कहने ही वाला था कि मेरे मित्र और मैं इस कमरे में बहुत से अनोखे राज सुन चुके हैं और हमारी खुशकिस्मती रही कि हम कई परेशान व्यक्तियों को सुकून पहुंचा पाए हैं। मुझे विश्वास है कि हम आपके लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। चूंकि समय का फैक्टर महत्वपूर्ण हो सकता है, क्या मैं आपसे याचना कर सकता हूं कि आप अब और देरी के बिना अपने केस से जुड़े तथ्य मेरे सामने रख दें। हमारे मुलाकाती ने एक बार फिर अपने हाथ से माथा दबाया, जैसे वो जो कुछ बताने जा रहा था उसे बताने में उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं देख सकता था कि वह अपने तक सीमित रहने वाला एक रिजर्व आदमी था जिसके स्वभाव में ही कुछ घमंड झलकता था और वह उन लोगों में से था जो अपने घाव दिखाने से ज्यादा उन्हें छिपाना पसंद करते हैं। फिर अचानक हवा में मुक्का घुमाते हुए, जैसे उसने सारी सावधानी उतार फेंकी हो, उसने बोलना शुरू किया। बात यह है मिस्टर होम्स, उसने कहा, पिछले 3 सालों से मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। इस दौरान मेरी पत्नी और मैंने एक दूसरे को इतना प्यार किया है और इतने खुश हैं जितना कोई भी सुखी दंपति रहा होगा। हम दोनों की सोच, बातों और कृत्यों में एक भी मतभेद नहीं रहा है। और अब पिछले सोमवार से हम दोनों के बीच एक व्यवधान खड़ा हो गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके जीवन या उसके मन में कुछ ऐसी बात है जिसके बारे में मैं उतना कम जानता हूँ जैसे मैं मेरी पत्नी ना होकर रास्ते में टकरा गई कोई अजनबी स्त्री हो। हम दोनों के बीच एक दूरी पैदा हो गई है और मैं उसका कारण जानना चाहता हूँ। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ मिस्टर होम्स, एक चीज़ मैं आपके मन में बिठा देना चाहता हूँ। एफी मुझसे प्यार करती है, इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। वह मुझे दिल की गहराइयों से प्यार करती है और जितना पहले करती थी अब उससे भी ज़्यादा करती है। ये मैं जानता हूँ, महसूस करता हूँ। उस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता। जब एक स्त्री एक पुरुष से प्यार करती है तो ये उस पुरुष को आसानी से पता चल जाता है, परंतु हमारे बीच कोई रहस्य आ खड़ा हुआ है और जब तक उस पर से पर्दा ना उठ जाए हमारा जीवन कभी पहले जैसा ना होगा। कृपया मुझे केवल मुख्य तथ्य बताएं मिस्टर मुनरो, कुछ अधीरता से होम्स ने कहा। एफी के इतिहास के बारे में मैं जो कुछ जानता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। जब मैं उससे पहली बार मिला था वह एक विधवा थी, बिल्कुल युवा, केवल 25 वर्ष की। तब उसका नाम था मिसेस हेब्रन। बहुत कम उम्र में ही वह अमेरिका चली गई थी और वहाँ अटलांटा शहर में रहती थी, जहाँ उसने इस हेब्रन से शादी कर ली थी जो एक वकील था और उसकी प्रैक्टिस अच्छी चलती थी। उनका एक बच्चा था, परंतु उनके मोहल्ले में बहुत बुरी तरह से पीला बुखार फैल गया जिसकी चपेट में आकर उसके पति और बच्चे की मौत हो गई। मैंने उसका मृत्यु प्रमाण पत्र देखा है। इस घटना से उसका मन अमेरिका से उचट गया और वह मिडिल सेक्स की पिनर निवासी अपनी कुंवारी आंटी के साथ रहने के लिए वापस लौट आई।
यहाँ मैं आपको बता दूं कि उसका पति आर्थिक रूप से उसे काफी सुरक्षित छोड़ गया था और उसके पास करीब 4,500 पाउंड की पूंजी थी, जो उसके पति द्वारा अच्छे तरीके से निवेश की गई थी कि वह औसत रूप से 7% रिटर्न देती थी। उसे पिनर आए 6 महीने ही हुए थे जब मैं उससे मिला था। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और कुछ हफ्तों में हमने शादी कर ली। मैं खुद एक घुमक्कड़ सेल्समैन हूँ और 700 या 800 पाउंड मेरी आमदनी है। हमने खुद को काफी आरामदायक स्थिति में पाया और नौबरी में सालाना 80 पाउंड वाला एक अच्छा सा विला ले लिया। शहर से इतना नजदीक होते हुए भी हमारी छोटी सी बस्ती में एक ग्रामीण महक थी। हमारे घर से कुछ ऊंचाई पर एक सराय एवं 2 मकान थे और सामने एक मैदान के साथ एकमात्र कॉटेज बनी हुई थी। इनके अलावा जब तक आप रेलवे स्टेशन पर आधा रास्ता पार न कर लें, कोई और मकान नहीं था। बिजनेस के सिलसिले में कुछ खास मौसमों में मुझे शहर बाहर जाना पड़ता था, परंतु गर्मियों में ज्यादा काम नहीं होता था। तब मेरी पत्नी व मैं अपने अर्ध शहरी घर में उतने खुश रहते थे जितने की कामना की जा सकती है। मैं कहता हूँ कि इस कमबख्त घटनाक्रम से पहले हमारे बीच अनबन की छाया तक नहीं थी। आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक बात और बता देनी चाहिए। जब हमारी शादी हुई, मेरी पत्नी ने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी, बहुत हद तक मेरी इच्छा के खिलाफ, क्योंकि मैं देख सकता था कि अगर किसी कारण से मेरा बिजनेस ठीक नहीं चले तो ये कितना अटपटा लगेगा। फिर भी वह नहीं मानी और संपत्ति मेरे नाम हो गई। 6 हफ्ते पहले वह वापस मेरे पास आई। उसने कहा, जैक, जब तुमने मेरे पैसे लिए थे तब तुमने कहा था कि जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत होगी मैं तुमसे ले सकती हूँ। निश्चित रूप से, मैंने कहा, मैं सारा धन तुम्हारा ही तो है। ठीक है, उसने कहा, मुझे 100 पाउंड चाहिए। ये सुनकर मैं थोड़ा हिल गया, क्योंकि मैंने सोचा था कि उसे कोई नई ड्रेस या ऐसी ही कोई चीज़ लेनी होगी। किस लिए? मैंने पूछा। ओह, उसने मजाकिया अंदाज में कहा, तुमने कहा था तुम केवल मेरे बैंकर हो और तुम जानते हो कि बैंकर्स कभी सवाल नहीं पूछते। अगर तुम्हें सचमुच इतनी राशि चाहिए तो निश्चित रूप से तुम्हें 100 पाउंड मिल जाएंगे। मैंने कहा, हाँ, मुझे चाहिए। और तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हें 100 पाउंड क्यों चाहिए? किसी और दिन शायद, जैक, पर इस वक्त नहीं। मुझे उसके जवाब से संतोष करना पड़ा। हालांकि वह पहली बार था जब हमारे बीच कोई बात गुप्त रखी गई हो। मैंने उसे एक चेक दे दिया और इस विषय पर आगे कुछ नहीं कहा। इस घटना का बाद में जो कुछ हुआ उससे भले ही कोई ताल्लुक ना रहा हो, मगर मैंने उसे बताना ही ठीक समझा। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एक कॉटेज है जो हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है। हमारे घर और उसके बीच बस एक मैदान है, पर वहां पहुंचने के लिए आपको मुख्य सड़क से जाना पड़ता है और आगे एक गली से मुड़ना पड़ता है। उससे परे कुछ ही दूरी पर चीड़ के पेड़ों का एक छोटा सा सुंदर बाग है और मुझे वहां टहलने का बड़ा शौक था, क्योंकि पेड़ हमेशा अपने से लगते हैं। पिछले 8 महीनों से वह कॉटेज खाली पड़ा था और ये दुखद था, क्योंकि वह एक 2 मंजिला सुंदर भवन था जिसमें पुराने फैशन का एक पोर्च था जिस पर हनिस्कल बेल छाई हुई थी। मैंने कई बार वहां खड़े होकर सोचा है, अगर वहां घर बसाया जाए तो वह कितना रमणीय होगा। पिछले सोमवार शाम को मैं उसी रास्ते पर टहल रहा था, तभी सामने से आती एक खाली वैन दिखाई दी। उसके जाने के बाद मैंने देखा कि पोर्च के पास हरी घास से युक्त मैदान में कारपेट्स और ऐसी ही चीज़ों का ढेर लगा हुआ है। यह स्पष्ट था कि अंततः कॉटेज किराए पर लगा दिया गया था। मैं उस पार करके थोड़ा ठिठका, जैसे कि खाली बैठा कोई आदमी करता है। मैंने कॉटेज की ओर नज़रें घुमाई और अचरज करने लगा कि वो किस टाइप के लोग होंगे जो हमारे इतने नज़दीक रहने के लिए आ रहे हैं। मैं कॉटेज का अवलोकन कर ही रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे ऊपरी मंजिल की खिड़की से कोई चेहरा मुझे देख रहा हो। मैं नहीं जानता कि उस चेहरे में ऐसा क्या था मिस्टर होम्स, परंतु ऐसे लगा मानो उसे देखकर मेरी पीठ के नीचे के हिस्से की ओर एक सिहरन दौड़ गई हो। मैं खिड़की से कुछ तिरछा खड़ा था, इसलिए उसके नाक नक्श ठीक से नहीं देख पाया था, मगर उस चेहरे में कुछ अस्वाभाविक और अमानवीय जरूर था। मुझे तो ऐसा लगा था कि उस व्यक्ति जो मुझ पर निगरानी रख रहा था को नज़दीक से देखने के लिए मैं तेजी से आगे बढ़ूं, परंतु जैसे ही मैंने ये किया, अचानक वह चेहरा गायब हो गया। इतना जल्दी कि ऐसे लगा मानो किसी ने उस
अंधेरे कमरे में उसे पीछे से खींच लिया हो। उस पूरे घटनाक्रम पर सोचते और विश्लेषण करते हुए मैं 5 मिनट तक वहीं खड़ा रहा। उसकी झलक इतनी क्षण भंगुर थी कि मैं ये भी नहीं कह सकता था कि वह चेहरा किसी पुरुष का था या स्त्री का। वह मुझसे काफी दूर था, परंतु उसकी किसी एक चीज जिसने मुझ पर सबसे ज्यादा छाप छोड़ी थी, वह था उसका रंग। वह चौक जैसे सुरमई सफेद रंग का था और उसमें कोई चीज इतनी कसी हुई एवं अनम्य थी कि विचलित कर देने वाला अप्राकृतिक चेहरा लगता था। मैं अशांत हो गया था। मैंने उस कॉटेज के नए निवासियों के बारे में कुछ और जानने की ठान ली। मैंने जाकर दरवाज़ा खटखटाया, जिसे एक कठोर अप्रीतिकर चेहरे वाली एक लंबी पतली सी औरत ने खोला। आपको किस चीज़ की तलाश है? उत्तरी इंग्लैंड के लहजे में उसने पूछा। मैं आपका पड़ोसी हूँ, मैदान के पार वाला वह मेरा घर है। अपने घर की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा। मैं देख रहा हूँ कि आपने अभी इस घर में प्रवेश किया है, इसलिए मैंने सोचा कि किसी तरह की मैं आपकी मदद कर सकूं, तो जब हमें ज़रूरत होगी हम आपसे कह देंगे, उसने कहा और मुंह बनाते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया। उस अभद्र झिड़की की आहट से मैं मुड़ा और घर की ओर चल दिया। हालांकि पूरी शाम मैंने अपना ध्यान दूसरी चीज़ों पर लगाने की कोशिश की, पर मेरा मन अब भी खिड़की पर खड़े उस प्रेतनुमा चेहरे और उस औरत की अभद्रता की ओर चला जाता था। मैंने तय कर लिया था कि उस भूतिया चेहरे के बारे में अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि वह जल्द ही परेशान में उत्तेजित हो जाने वाली स्त्री थी और मेरी कोई मंशा नहीं थी कि मेरे मन पर जो अप्रिय छाप पड़ गई थी उसे उसके साथ साझा करूं। परंतु सोने से पहले मैंने उसे इतना जरूर बताया कि कॉटेज में अब कुछ लोग रहने के लिए आ गए हैं, जिसका उसने कोई जवाब नहीं दिया। आमतौर पर मैं गहरी नींद में सोने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे परिवार में ये एक स्थायी मजाक बन गया है कि रात के समय कोई भी बात मुझे नहीं जगा सकती। फिर भी उस खास रात को, भले ही वह उन नए पड़ोसियों का दरवाज़ा खटखटाने के मेरे छोटे से साहसिक कारनामे से उपजी उत्तेजना के कारण था या नहीं, मैं नहीं जानता, परंतु उस रात मैं आम रातों के मुकाबले बहुत कच्ची नींद में सोया। आधी नींद में ही मुझे हल्का सा आभास हुआ कि हमारे कमरे में कुछ हो रहा था और धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गया कि मेरी पत्नी तैयार हो रही थी, अपने लबादे एवं टोपी पहने धीरे से निकल रही थी। इस असमय तैयारी पर मुझे आश्चर्य था। आपत्ति के कुछ उन्नींदे शब्द बुदबुदाने के लिए मेरे होंठ खुले ही थे, तभी मेरी अधखुली आंखें उसके चेहरे पर पड़ी, जो मोमबत्ती के प्रकाश में चमक रहा था, और मैं आश्चर्य से अवाक रह गया। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखे थे, ऐसे जो मैं समझता था वह अपने चेहरे पर ला ही नहीं सकती थी। उसका चेहरा भयावह रूप से पीला था और वह तेजी से सांस ले रही थी। वह अपने लबादे का फीता बांधते हुए चोरी से एक नज़र पलंग पर डाल लेती थी, ये देखने के लिए कि कहीं उसने मुझे जगा तो नहीं दिया है। फिर शायद ये सोचकर कि मैं अब तक नींद में था, वह बिना आवाज़ किए कमरे से निकल गई और कुछ पलों के बाद मैंने दरवाजे के चरमराने की तीखी आवाज़ सुनी, जो केवल घर के मुख्य दरवाजे के कब्जों से ही आ सकती थी। मैं उठकर बिस्तर पर बैठ गया, इस बात की पुष्टि करने के लिए कि मैं सचमुच जग रहा था। मैंने अपनी उंगलियों की गांठों से पलंग की लकड़ी पर ठक ठक की। फिर तकिए के नीचे से मैंने अपनी कलाई घड़ी निकाली। सुबह के 3 बजे थे। सुबह के 3 बजे इस सुनसान देहाती सड़क पर मेरी पत्नी आखिर क्या कर रही होगी? पत्नी के अजीब व्यवहार पर अपने दिमाग को मथते हुए और उसकी कोई तार्किक व्याख्या करने की कोशिश में मैं करीब 20 मिनट तक वहीं बैठा रहा। मैंने उस पर जितना सोचा वह उतना ही असाधारण और उलझा प्रतीत हुआ। मैं अब भी इसी उधेड़बुन में था जब मैंने मुख्य दरवाजे का आहिस्ता से बंद होना और सीढ़ियों पर पत्नी की पदचाप सुनी। आखिर तुम कहाँ गई थी एफी? उसके प्रवेश करते ही मैंने पूछा। जब मैं बोल रहा था उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं और उसके मुंह से एक अस्पष्ट सी चीख निकली, जिसने मुझे बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा परेशान कर दिया, क्योंकि उनसे उसका अपराध बोध साफ झलकता था। मेरी पत्नी हमेशा से एक खुली स्पष्टवादी महिला रही थी। उसे अपने कमरे में धीरे से खिसक जाने और वहाँ जोर जोर से रोता देखने तथा उसे चुप कराने के लिए उसके पास जाने पर उसके सिकुड़ जाने से मेरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। तुम जाग रहे हो जैक? एक फीकी सी हंसी के साथ उसने कहा। मैं तो समझती थी कि दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हें नहीं जगा सकती। ये बताओ तुम थी कहाँ? मैंने कुछ ज़्यादा सख्त लहजे में पूछा।
मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें भारी आश्चर्य हुआ होगा, उसने कहा जब वह अपने लबादे की पट्टी खोल रही थी। मैंने देखा कि उसकी उंगलियां कांप रही थी। मुझे याद नहीं आता कि मैंने जीवन में इससे पहले ऐसा कोई काम किया हो। सच्चाई है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो मेरी सांस रुक रही है और मेरे लिए बाहर जाकर खुली हवा में सांस लेना बेहद ज़रूरी हो गया था। अगर मैं बाहर ना जाती तो पक्के तौर पर बेहोश हो जाती। मैं कुछ मिनट तक दरवाजे पर खड़ी रही और अब मैं पूरी तरह से सामान्य हूँ। उसी पूरे समय जब वह ये कहानी मुझे सुना रही थी, उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा और उसकी आवाज़ बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी आमतौर पर होती थी। ये बिल्कुल साफ था कि वह जो कुछ कह रही थी वह झूठ था। जवाब में मैंने कुछ नहीं कहा, परंतु घोर विरक्ति के भाव से मैंने अपना मुंह दीवार की तरफ फेर लिया। मेरा मन हजार तरह के जहरीले संदेहों से भर गया था। वे क्या था जो मेरी पत्नी मुझसे छिपा रही थी? अपने उस विचित्र प्रवास पर वह कहाँ गई थी? मुझे लगा कि जब तक मैं इस बात का पता नहीं लगा लूँ मुझे चैन नहीं मिलेगा। परंतु उसके झूठ बोलने के बाद मैंने दोबारा वही सवाल करने से परहेज किया। तरह तरह की थ्योरीज, जिनमें से हर एक दूसरे से ज़्यादा नामुमकिन लगती थी, पर काम करते हुए मेरी शेष रात करवटें बदलते हुए ही बीती। मुझे बिजनेस के काम से शहर जाना था, परंतु मेरा मन इतना अशांत था कि मेरे लिए बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना बहुत मुश्किल था। मेरी पत्नी भी उतनी ही व्यथित लग रही थी कि मैंने उसके कथन पर विश्वास नहीं किया है, और ये कि वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। नाश्ते पर हम दोनों ने मुश्किल से ही कोई बात की होगी, और उसके तुरंत बाद खुली हवा में इस मामले पर विचार करने के इरादे से मैं बाहर चला गया। मैं घर से बहुत दूर क्रिस्टल पैलेस तक चला गया। वहाँ पार्क में 1 घंटा बैठा रहा। दोपहर 1 बजे तक मैं नौबरी वापस लौट आया था। हुआ ये कि लौटते समय मेरा रास्ता मुझे उस कॉटेज की ओर ले गया जहाँ एक पल के लिए मैं रुक गया, ताकि मैं खिड़की से उस विचित्र चेहरे की एक झलक देख सकूं जो 2 दिन पहले मुझे ध्यान से देख रहा था। जब मैं वहाँ खड़ा था, मेरे आश्चर्य की कल्पना कीजिए मिस्टर होम्स, जब अचानक उसका दरवाज़ा खुला और मेरी पत्नी उससे बाहर निकली। उसे देखकर मैं आश्चर्य से अवाक रह गया, परंतु मेरी भावनाएं उन भावों के सामने कुछ नहीं थी जो हमारी आंखें मिलने के बाद मेरी पत्नी के चेहरे पर आ गए थे। एक पल के लिए तो ऐसा लगा मानो एक बार फिर से उसी घर में लौट जाना चाहती थी वह, और तब ये देखते हुए कि छिपने का कोई भी प्रयास अब व्यर्थ साबित होगा, बहुत ही सफ़ेद चेहरे और डरी हुई आंखों जो उसके होठों की मुस्कान को झुठला रही थी के साथ वह आगे बढ़ी। ओ जैक, उसने कहा, ये देखने के लिए कि क्या मैं हमारे नए पड़ोसियों के कुछ काम आ सकती हूँ, मैं अभी अभी यहाँ आई थी। तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो जैक? तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? मैंने कहा, तो ये वो जगह है जहां तुम कल रात आई थी? तुम्हारा मतलब क्या है? लगभग चीखते हुए उसने कहा, तुम यहीं आई थी, मुझे पूरा विश्वास है। कौन है ये लोग जिनसे तुम्हें इतनी रात को मिलना पड़ा? मैं यहां पहले कभी नहीं आई। तुम मुझसे बात कैसे कर रही हो? तुम जानती हो तुम झूठ बोल रही हो। मैं तेज आवाज में बोला, जिसे बोलते समय तुम्हारी आवाज ही बदल जाती है। क्या मैंने कभी तुमसे कोई बात गुप्त रखी है? मैं अभी इस कॉटेज में जाऊंगा और पूरे मामले का पता लगाऊंगा। नहीं नहीं जैक, ईश्वर के लिए। अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश में वह हाँफते हुए बोली। फिर जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, उसने मेरी आस्तीन पकड़ी और बड़ी ताकत से मुझे पीछे खींचा। मैं तुमसे याचना करती हूँ जैक, ऐसा मत करो। वह रोने लगी। मैं कसम खाती हूँ कि किसी दिन मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, पर अगर तुम इस वक्त कॉटेज में गए तो बर्बादी की सिवाय कुछ हाथ ना आएगा। फिर जब मैंने झटक कर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो वह आवेश में आकर मुझसे चिपक गई। मेरा विश्वास करो जैक, मैं रोते रोते बोली, बस इस बार मेरा विश्वास करो। तुम जानते हो कि तुमसे छिपकर मैं कोई काम नहीं करती हूँ जब तक कि तुम्हारे लिए भला ना हो। इस प्रकरण से हम दोनों का जीवन खतरे में है। अगर तुम मेरे साथ अभी घर नहीं चले तो सब कुछ उजड़ जाएगा। अगर तुम ज़बरदस्ती इस कॉटेज में घुसे तो हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके हाव भाव में इतनी ईमानदारी और निराशा थी कि उसके शब्दों से मेरे कदम रुक गए और मैं दरवाजे के सामने असमंजस में खड़ा रहा। अंत में मैंने कहा, वो ये है कि अब से ये रहस्य पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए।
तुम अपना भेद अपने पास रख सकती हो, पर तुम्हें वादा करना होगा कि अब से रातों में मुलाकातें नहीं होंगी और ना ही तुम मुझसे छिपकर कुछ करोगी। मैं पिछली गलतियों को भूलने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि तुम वादा करो कि भविष्य में कोई गलती नहीं होगी। मुझे पक्का यकीन था कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे। राहत की एक लंबी सांस लेकर उसने कहा, ठीक वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। अब चलो, अब घर चलो। अब भी मेरा आस्तीन पकड़े वह कॉटेज से मुझे दूर ले गई। जाते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा कि ऊपर वाली खिड़की से वही पीला सुरमई चेहरा हमें देख रहा था। उस प्राणी और मेरी पत्नी के बीच कौन सा संपर्क सूत्र हो सकता है, या वह असभ्य कठोर औरत जिसे मैंने परसों देखा था किस तरह से मेरी पत्नी से संबंधित हो सकती है। वह एक विचित्र पहेली थी और फिर भी मैं जानता था कि जब तक मैं इसे हल नहीं कर लेता मैं कभी सामान्य नहीं हो पाऊंगा। इसके बाद 2 दिनों तक मैं घर पर ही रहा और मेरी पत्नी हमारे बीच हुए समझौते का निष्ठापूर्वक पालन करती प्रतीत होती थी, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं उसने घर के बाहर कदम नहीं रखा था। परंतु तीसरे दिन मेरे पास इस बात का पर्याप्त साक्ष्य था कि उसके द्वारा किया गया पक्का वादा, इस रहस्यमय आकर्षण जिसने उसे अपने पति और अपने कर्तव्य से दूर कर दिया था, से परहेज रखने के लिए काफी नहीं था। उस दिन मैं शहर गया था, परंतु मैं 3:36 पर चलने वाली अपनी सामान्य ट्रेन के बजाय 2:40 बजे की ट्रेन से लौट आया था। जैसे ही मैं घर पहुंचा, चकित मुद्रा में मेहरी दौड़कर हॉल में आ गई। तुम्हारी मालकिन कहाँ है? मैंने पूछा। मैं समझती हूँ वे कहीं घूमने गई हैं, उसने जवाब दिया। तत्काल मेरा मन संदेह से भर गया। इस बात की तसल्ली करने के लिए कि वह सचमुच घर में नहीं थी, मैं दौड़कर ऊपरी मंजिल पर गया। ऐसा करते हुए संयोग से मेरी नज़र ऊपरी मंजिल की एक खिड़की से बाहर चली गई। मैंने देखा कि वह मेहरी जिससे मैंने अभी बात की थी, मैदान के पार वाले कॉटेज की दिशा में दौड़ी चली जा रही थी। उसके बाद मैंने जो कुछ देखा था उससे इस पूरे ड्रामे का अर्थ समझ में आ गया था। मेरी पत्नी वहीं थी और नौकरानी से कह गई थी अगर मैं लौट आऊं तो उसे बता दे। गुस्से से उबलते हुए मैं तेजी से नीचे उतरा और भागकर मैदान पार किया। मैं कृत संकल्प था कि इस मामले को मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मेरी पत्नी और नौकरानी को गली के रास्ते से तेजी से लौटते हुए मैंने देखा, पर उनसे बात करने के लिए मैं नहीं रुका। उस कॉटेज में क्या राज छिपा था जिसने मेरे जीवन पर गम का साया डाल रखा था? मैंने कसम खाई थी कि चाहे जो हो, अब यह रहस्य बना नहीं रहना चाहिए। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया, बल्कि उसकी कुंडी घुमाई और तेजी से गलियारे में दाखिल हो गया। ग्राउंड फ्लोर पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। किचन में आग पर रखी केतली खदक रही थी और एक टोकरी में एक बड़ी सी बिल्ली अपने आप को सिकोट कर लेटी थी, मगर उस औरत का कोई पता नहीं था जिसे मैंने पहले देखा था। मैं तेजी से दूसरे कमरे में गया, पर वह भी उतना ही सुनसान था। फिर मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया, पर वहां भी 2 कमरे खाली और सुनसान थे। पूरे घर में कोई नहीं था। फर्नीचर बिल्कुल साधारण और चित्र अश्लील किस्म के थे, सिवाय उस कमरे के जिसकी खिड़की पर मैंने वह विचित्र चेहरा देखा था। वह आरामदायक और सुरुचिपूर्ण था, और जब मैंने फायरप्लेस के ऊपर मेरी पत्नी की एक आदमकद तस्वीर, जो 3 महीने पहले मेरे अनुरोध पर खींची गई थी, की एक कॉपी रखी देखी, तो मेरे सारे संदेह ज्वाला बनकर भभक उठे। इस बात की तसल्ली करने के लिए कि पूरा घर खाली था, मैं काफ़ी समय तक वहां रुका रहा। फिर अपने दिल पर इतना भारी बोझ लिए जैसा मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, मैं उस घर से निकल गया। जैसे ही मैं अपने घर में दाखिल हुआ, मेरी पत्नी हॉल में आ गई, पर मैं इतना आहत और गुस्से में था कि मैंने उससे बात नहीं की। मैं उससे कतराकर निकल गया एवं अपने अध्ययन कक्ष की ओर बढ़ा, परंतु इससे पहले कि मैं दरवाज़ा बंद कर पाता, मेरे पीछे चलकर वह पहुंच गई। मुझे दुख है जैक कि मैंने अपना वादा तोड़ दिया, उसने कहा, परंतु अगर तुम्हें सारे हालात मालूम होते तो मुझे विश्वास है कि तुम मुझे माफ़ कर देते। फिर बताओ मुझे सारी बात, मैंने कहा। मैं नहीं बता सकती जैक, वह रोने लगी। जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी कि वह कौन है जो उस कॉटेज में रहता है और वह कौन है जिसे तुमने वह फोटोग्राफ दिया है, तब तक हम दोनों के बीच विश्वास पैदा होने की कोई गुंजाइश नहीं है, मैंने कहा और घर से निकल गया। ये कल की बात है मिस्टर होम्स, और तब से मैंने उसे नहीं देखा है, और ना मैं उस अजीब गोरख धंधे के बारे में कुछ और जानता हूँ।
हम दोनों के बीच आई ये पहली छाया है और इसने मुझे इतना हिलाकर रख दिया है कि मैं नहीं जानता कि सब कुछ ठीक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। अचानक आज सुबह मुझे ध्यान आया कि आप मुझे सही सलाह दे सकते हैं, इसलिए मैं तुरंत आपके पास आया हूँ और अब मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपता हूँ। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसे मैं स्पष्ट नहीं कर पाया हूँ तो कृपया मुझसे सवाल पूछिए, मगर सबसे पहले मुझे जल्दी से बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये मुसीबत उससे कहीं ज़्यादा भारी है जिसे मैं झेल सकता हूँ। होम्स और मैंने इस असाधारण बयान को पूरी तरह ध्यान से सुना था, जो एक ऐसे आदमी ने अनघड़ अंदाज में किया था जिसके मन में भारी भावनात्मक उथल पुथल मचल रही थी। विचारों में डूबा मेरा साथी कुछ समय तक अपनी ठुड्डी पर हाथ रखे चुपचाप बैठा रहा। एक बात बताओ, आखिर उसने कहा, क्या आप पक्के तौर पर कह सकते हैं कि आपने खिड़की पर जो चेहरा देखा वह किसी पुरुष का था? हर बार जब मैंने वो चेहरा देखा मैं उससे कुछ दूरी पर था, इसलिए मेरे लिए पक्के तौर पर कुछ भी कहना असंभव है, मगर ऐसा लगता है कि वह आपको अप्रिय लगा था। वह एक असामान्य रंग का था और उसके नैन नक्श में एक अजीब सी कठोरता थी। जब मैं उसके नजदीक पहुंचा तो वह एक झटके से गायब हो गया। उस बात को कितना समय हुआ है जब आपकी पत्नी ने आपसे 100 पाउंड मांगे थे? करीब 2 महीने। क्या आपने कभी उससे पहले उसके पति का फोटो देखा है? नहीं। उसकी मृत्यु के बाद बहुत जल्द ही अटलांटा में विकराल आग लगी थी और एफी के सभी कागजात नष्ट हो गए थे। फिर भी उसके पास अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र था। आप कहते हैं कि आपने वह प्रमाण पत्र देखा था? हाँ, आग लगने के बाद उसने डुप्लीकेट हासिल कर लिया था। क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो उसे अमेरिका में जानता था? नहीं। क्या उसने कभी दोबारा अमेरिका जाने की बात की थी? नहीं। या वहां से कोई पत्र आए हों? नहीं। धन्यवाद। अब मुझे इस मामले पर कुछ विचार करना होगा। अगर वह कॉटेज अब स्थायी रूप से सुनसान हो गया है तो हमारे लिए कुछ समस्या हो सकती है। दूसरी ओर मुझे इसी बात की भी संभावना ज़्यादा लगती है कि अगर उस घर के वासियों को आपके आने के बारे में पहले ही चेतावनी दे दी गई थी और कल आपके उस घर में दाखिल होने से पहले ही वे वहां से निकल गए थे, तो वह वापस आ गए होंगे। इस स्थिति में हम आसानी से सारा मामला क्लियर कर लेंगे। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप नौबरी लौट जाएं और एक बार फिर उस कॉटेज की खिड़कियों की जांच करें। अगर आपके पास ये विश्वास करने का कोई कारण है कि वे लोग उसमें वापस रहने के लिए आ गए हैं, तो उसमें जबरदस्ती घुसने की बजाय मेरे मित्र और मुझे एक तार भेज दें। तार मिलने के 1 घंटे के भीतर ही हम आपके साथ होंगे और तब हम जल्द ही इस मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। और अगर वह खाली हो गया हो तो इस स्थिति में मैं कल आपके घर आऊंगा और आपसे चर्चा करूंगा। बाय। और सबसे बड़ी बात, कुढ़ना बंद करो जब तक कि आप जानते न हो कि कुढ़ने का सचमुच कोई कारण है। मुझे डर है कि इस मामले के पीछे कोई कुटिल दिमाग काम कर रहा है, वॉटसन। मिस्टर ग्रांट मुनरो को दरवाजा तक छोड़ने के बाद मेरे साथी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? मामला अप्रिय लग रहा है, मैंने जवाब दिया। हाँ, इसमें कोई ब्लैकमेलर है या मुझसे कोई बड़ी गलती हो रही है। और ब्लैकमेलर कौन है? वही प्राणी होना चाहिए जो इस घर के एकमात्र आरामदायक घर में रहता है और फायरप्लेस के ऊपर एफी का फोटोग्राफ रखता है। एक बात बताऊं वॉटसन, खिड़की पर दिखा उस सुरमई चेहरा, उसमें कुछ बड़ा आकर्षण है और किसी भी कीमत पर मैं ये केस नहीं छोड़ना चाहता। क्या तुम्हारे पास कोई थ्योरी है? हाँ, एक अस्थायी थ्योरी है, परंतु अगर वह सही नहीं बैठी तो मुझे आश्चर्य होगा। इस स्त्री का पहला पति उस कॉटेज में है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उसका दूसरा पति उस कॉटेज में प्रवेश ना करे, अन्यथा इस बात को लेकर उसकी उत्कट व्याकुलता की हम कैसे व्याख्या करेंगे? जहां तक मैं पढ़ पाया हूं, केस से जुड़े तथ्य कुछ इस प्रकार हैं। ये स्त्री अमेरिका में विवाहित थी। उसके पति ने कुछ घृणित अवगुण विकसित कर लिए और या यूँ कहें कि वह किसी अप्रिय बीमारी का शिकार हो गया और एक कुष्ठ रोगी या जड़ बुद्धि हो गया।
फिर वह वहाँ से गायब हो जाती है और इंग्लैंड लौट आती है, अपना नाम बदल लेती है और अपने हिसाब से एक नया जीवन शुरू करती है। दूसरी शादी के 3 साल गुजर जाते हैं और अपने पति को किसी आदमी जिसका नाम उसने धारण कर लिया था का मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाकर वह खुद को बहुत सुरक्षित समझने लगती है। तभी अचानक उसके पहले पति, या मान लें कि किसी शातिर औरत जिसने खुद को उस अभागे आदमी से जोड़ लिया है, को उसके ठिकाने एवं अन्य बातों का पता चल जाता है। वह एफी को पत्र लिखकर धमकी देते हैं कि नॉर्बरी आकर उसकी पोल खोल देंगे। वह अपने पति से 100 पाउंड मांगती है और उनसे अपने प्रताड़कों का मुंह बंद करने की कोशिश करती है। इसके बावजूद वे वहां आ जाते हैं और जब पति बातों बातों में पत्नी को बताता है कि कॉटेज में कुछ नए लोग रहने के लिए आए हैं, वह किसी तरह समझ जाती है कि ये वही लोग हैं। वह अपने पति के सोने का इंतजार करती है और फिर अपने प्रताड़कों से याचना करने के लिए कि वे उसे शांति से जीने दें, वह कॉटेज की ओर दौड़ पड़ती है। इस प्रयास में सफल न होने पर अगली सुबह वह दोबारा वहां जाती है, जहां उसका पति उससे मिलता है, जैसा कि मिस्टर मुनरो ने हमें बताया। वह अपने पति से वादा करती है कि वह वहां कभी नहीं आएगी, पर 2 दिन बाद उसके मन में अपने शांति के लिए पड़ोसियों से पीछा छुड़ाने की आशा इतनी बलवती हो जाती है कि वह एक और प्रयास में अपना फोटोग्राफ, जिसकी शायद उसने मांग की थी, लेकर वहां जाती है। इस साक्षात्कार के दौरान नौकरानी ये कहने के लिए दौड़ती हुई आती है कि मालिक घर पहुंच गए हैं, जिस पर पत्नी ये जानते हुए कि वे सीधा कॉटेज चले आएंगे, गृहवासियों को जल्दी से पीछे के दरवाजे से चीड़ के बाग, जो बताया गया था कि पास ही में था, में भेज दिया। यही कारण था कि मिस्टर मुनरो को घर खाली मिला था। परंतु मुझे बहुत आश्चर्य होगा अगर वह अब भी वैसा ही मिलेगा जब मिस्टर मुनरो शाम को उसकी टोह लेने जाएंगे। तो मेरी थ्योरी के बारे में तुम क्या सोचते हो? ये सब अनुमान ही तो है, परंतु कम से कम ये सभी तथ्यों को शामिल तो करती है। जब हमारे संज्ञान में नए तथ्य आएंगे जो उस थ्योरी में शामिल नहीं किए गए हैं, उस पर पुनः विचार के लिए हमारे पास काफ़ी समय होगा। जब तक हमें नॉर्बरी के हमारे मित्र का संदेश नहीं मिलता, हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। परंतु उसके लिए हमें बहुत लंबे समय तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ा। हमने अपनी चाय खत्म की ही थी कि वह आ गया। कॉटेज में अब भी किराएदार हैं, उसमें लिखा था। खिड़की पर दोबारा वही चेहरा दिखा। 7 बजे की ट्रेन में मिलते हैं। जब तक आप नहीं आते कोई कदम नहीं उठाऊंगा। जब हम ट्रेन से उतरे, वह प्लेटफॉर्म पर हमारा इंतज़ार कर रहा था और स्टेशन की लैंप्स की रोशनी में हम देख सकते थे कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह घबराहट की वजह से कांप रहा था। वे लोग अब भी वहीं हैं मिस्टर होम्स, मेरे मित्र की आस्तीन कसकर पकड़ते हुए उसने कहा। मैं जब वहां पहुंचा, मैंने कॉटेज की लाइटें जलती देखी। अब हम हमेशा के लिए इसका निपटारा कर देंगे। फिर आपका क्या प्लान है? कतारबद्ध पेड़ों से युक्त अंधेरी सड़क पर चलते हुए होम्स ने पूछा। अपनी आंखों से देखने के लिए कि घर में कौन कौन लोग हैं, मैं जबरदस्ती घर में घुसने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप दोनों भी गवाह के रूप में वहां मौजूद रहें। आपकी पत्नी की इस चेतावनी की इस रहस्य पर से पर्दा ना उठाएं तो बेहतर होगा। कि बावजूद आप कृत संकल्प हैं कि आप वही करेंगे? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। मैं समझता हूं आप सही हैं। एक अनिश्चित संदेह के घेरे में रहने से जैसे भी हो सच का सामना करना बेहतर है। बेहतर होगा कि हम तुरंत चल पड़ें। निश्चित रूप से हम जो करने जा रहे हैं वह कानूनी तौर पर बहुत गलत है, फिर भी मैं समझता हूं ये कदम उठाने लायक है। वह एक घुप अंधेरी रात थी और जब हम मुख्य मार्ग से एक संकरी लेन, जिस पर गाड़ियों के पहियों के गहरे निशान थे और दोनों तरफ झाड़ियां थी, में मुड़े तो हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। ग्रांट मुनरो ने बेसब्री से दौड़ लगाई और हम भी एक दूसरे से टकराते हुए उसके पीछे भागने लगे। वे लाइटें मेरे घर की हैं। एक पॉइंट पर पहुंचकर पेड़ों के बीच टिमटिमाती रोशनी की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, और ये है वह कॉटेज जिसमें मैं प्रवेश करने वाला हूं। जब वह बोल रहा था, हम लेन के नुक्कड़ पर मुड़े और वह बिल्डिंग हमारी बगल में ही थी। मकान के काले आंगन में एक पीली डंडी दिखाई दे रही थी, जो ये दर्शाती थी कि दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं था और ऊपरी मंजिल पर एक खिड़की में जगमगाती रोशनी थी।
हमने खिड़की के पर्दे के पीछे एक परछाई को एक ओर से दूसरी तरफ जाते देखा। वह प्राणी वही है, ग्रैंट मुनरो चीखा। आप खुद देख सकते हैं कि वहां कोई है। अब मेरे पीछे आइए और जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। हम दरवाजे तक पहुंचे, पर तभी अचानक एक स्त्री अंधेरे से निकलकर आई और लैंप की सुनहरी रोशनी में खड़ी हो गई। अंधेरे में मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, पर उसकी बाहें याचना की मुद्रा में फैली हुई थी। ईश्वर के लिए ऐसा मत करो जैक, वह चिल्लाई। मुझे पूर्वाभास हो गया था कि आज शाम तुम आओगे। जो कुछ हो रहा है उसके बारे में सकारात्मक सोचो प्रिय। एक बार फिर मुझ पर विश्वास करो, तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। मैंने बहुत लंबे समय तक तुम पर विश्वास किया है एफी, उसने सख्त लहजे में कहा। मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगा। मेरे मित्र और मैं आज इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। उसने एफी को एक तरफ धकेल दिया और हम उसके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही उसने एक धक्के से दरवाज़ा खोला, एक बूढ़ी औरत दौड़कर उसके सामने आई और उसका रास्ता रोकने की कोशिश करी, पर उसने उसे धकेलकर पीछे ठेल दिया और एक पल में हम सब सीढ़ियों पर थे। ग्रैंट मुनरो ने तेजी से ऊपरी मंजिल पर प्रकाशित कमरे में प्रवेश किया और उसके पीछे पीछे हमने भी। बढ़िया फर्नीचर से सजा वह कमरा आरामदायक था, जिसमें 2 मोमबत्तियां टेबल पर और 2 फायरप्लेस के ऊपर जल रही थीं। कोने में एक डेस्क पर झुकी एक आकृति बैठी थी जो एक छोटी सी बच्ची लग रही थी। जब हमने कमरे में प्रवेश किया था उसका चेहरा दूसरी तरफ था, पर हम देख सकते थे कि उसने एक लाल फ्रॉक पहनी थी और उसके हाथों पर एक लंबा सफ़ेद दस्ताना था। जैसे ही वह हमारी तरफ घूमी, मेरे मुंह से आश्चर्य और भय की एक चीख निकल गई। जो चेहरा उसने हमारी तरफ घुमाया था वह बहुत ही अनोखी सुरमई रंगत लिए हुए था और वह बिल्कुल ही भावशून्य था। एक क्षण बाद सारा रहस्य खुल गया। होम्स हंसते हुए अपना हाथ बच्ची के कान के पीछे ले गया और उसके चेहरे पर लगा मुखौटा हट गया तथा वहां कोयले के रंग वाली एक नीग्रो लड़की थी जिसके सफ़ेद दांत हमारे चकित चेहरों के आगे विनोद भाव से दमक रहे थे। उसकी खुशी में शामिल होते हुए मैं भी ठहाका मारकर हंस पड़ा, परंतु ग्रैंट मुनरो अपने हाथ से अपना गला पकड़े उसे घूरता हुआ खड़ा रहा। हे भगवान, वह चीखा, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब मैं तुम्हें बताती हूँ, चेहरे पर गर्व का भाव लिए मुनरो की पत्नी ने शांत भाव से कहा। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। अब हम दोनों को इसे एक खूबसूरत मोड़ देना होगा। अटलांटा में मेरे पति की मौत हो गई थी, पर मेरी बच्ची बच गई। तुम्हारी बच्ची? उसने अपने गले से चांदी का एक बड़ा सा लॉकेट निकाला। तुमने इसे कभी खोलकर नहीं देखा। मैं समझता था ये खुलता ही नहीं है। एफी ने एक स्प्रिंग को छुआ और उसके आगे वाला भाग खुलकर गिर गया। उसके भीतर एक आदमी का चित्र था जो देखने में बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान लगता था, परंतु उसके नाल नक्श असंदिग्ध रूप से उसे अफ्रीकी मूल का दर्शाते थे। ये हैं अटलांटा के जॉन हेब्रन, महिला ने कहा, और इनसे ज़्यादा शालीन पुरुष इस धरती पर नहीं दिखा। उनसे शादी रचाने के लिए मैं अपनी नस्ल से टूट गई, परंतु जब तक वे जीवित रहे मुझे एक पल के लिए भी पछतावा नहीं हुआ। यह हमारा दुर्भाग्य था कि हमारी एकमात्र संतान मेरे बजाय उन पर गई। उस तरह के जोड़ों के मामलों में अक्सर ऐसा होता था, और एक नन्ही लूसी उससे कहीं ज़्यादा काली थी जितना कभी उसके पिता रहे थे। परंतु काली या गोरी, वह मेरी अपनी बच्ची है और माँ की लाडली। नन्ही लूसी अपनी सीट से उठी और अपनी माँ के पास जाकर उसकी ड्रेस में छिप गई। जब मैंने इसे अमेरिका में छोड़ा था, उसने कहना जारी रखा, सिर्फ इसलिए कि वह कमज़ोर थी और देश परिवर्तन उसे हानि पहुंचा सकता था। उसे एक स्कॉट औरत जो कभी हमारी नौकरानी रही थी और मेरी बहुत वफादार थी की देखरेख में छोड़ दिया। मेरे मन में एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं उसे अपनी बच्ची मानने से इनकार कर दूंगी। परंतु जब संयोग से तुम मेरे जीवन में आए जैक, और मैं तुमसे प्यार करने लगी, तो अपने बच्चे के बारे में तुम्हें बताने से मुझे डर लगने लगा। ईश्वर मुझे क्षमा करे, मुझे डर था कि मैं तुम्हें खो न बैठूं, और इसलिए मेरी हिम्मत टूट जाती थी। मुझे तुम्हें एवं अपनी बच्ची के बीच किसी एक को चुनना था, और ये मेरी कमज़ोरी थी कि मैंने अपनी छोटी बच्ची से मुंह मोड़ लिया।
3 साल तक मैंने उसके अस्तित्व को तुमसे छिपाए रखा। फिर मुझे नर्स का एक पत्र मिला और मैंने जाना कि उसके साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। अंत में मेरे मन में अपनी बच्ची को एक बार फिर देखने की उत्कट इच्छा जाग उठी। मैंने उसे दबाने की बहुत कोशिश की पर असफल रही। हालांकि मुझे खतरे का पता था, पर मैं बच्ची को यहाँ लाने के लिए कृत संकल्प थी, चाहे कुछ हफ्तों के लिए ही क्यों ना हो। मैंने नर्स को 100 पाउंड भेज दिए और इस कॉटेज के बारे में भी बता दिया ताकि वह हमारी पड़ोसी बनकर यहाँ आ सके। उसे सख्त निर्देश थे कि मेरा इससे कोई संबंध है, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने यहाँ तक सावधानी बरती और उसे आदेश दिया कि वह दिन के समय बच्ची के चेहरे पर मुखौटा तथा हाथ में लंबे दस्ताने पहनाए रखे, ताकि कोई उसे खिड़की में देख भी ले तो इस बात की चर्चा ना करे कि यहाँ पड़ोस में कोई अश्वेत बच्चा रहता है। अगर मैं कुछ कम सावधान रहती तो ज्यादा होशियार साबित होती, मगर इस डर से कि तुम्हें सच पता चल जाएगा मैं आधी पागल हो गई थी। वह तुम थे जिसने मुझे बताया कि इस कॉटेज में कुछ लोग रहने के लिए आ गए हैं। मुझे सुबह होने का इंतज़ार करना चाहिए था, परंतु मैं अपनी बच्ची से मिलने की आतुरता के कारण सो न सकी और इसलिए ये जानते हुए कि तुम्हें जगाना कितना मुश्किल है, मैं चुपके से निकल गई। परंतु तुमने मुझे जाते हुए देख लिया और वहीं से मेरी परेशानियों की शुरुआत हुई। अगले दिन मेरा राज तुम्हारी दया पर टिका था। तुमने उदारता दिखाते हुए मुझ पर दबाव डालने से परहेज किया, परंतु 3 दिन बाद जैसे ही तुम दनाते हुए कॉटेज के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, मैं नर्स और बच्ची जैसे तैसे पिछले दरवाजे से निकल जाने में सफल रहे। परंतु आज रात अंततः तुम सब कुछ जानते हो और मैं तुमसे पूछती हूँ कि अब हमारा, मेरी बच्ची का और मेरा क्या होगा। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर वह जवाब का इंतजार करने लगी। 10 मिनट के लंबे समय के बाद ग्रैंट मुनरो ने खामोशी तोड़ी और जब उसका जवाब आया तो वह ऐसा जवाब था जिसके बारे में सोचकर आज भी दिल खुश हो जाता है। उसने उस छोटी सी बच्ची को उठाया, उसे चूमा और फिर उसे गोद में लिए अपना दूसरा हाथ अपनी पत्नी की ओर बढ़ाया और दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए। इस विषय पर हम घर पर आराम से चलकर बात कर सकते हैं, उसने कहा। मैं एक बहुत अच्छा आदमी नहीं हूँ एफी, पर मैं समझता हूँ मैं उससे कहीं बेहतर इंसान हूँ जितने का तुमने मुझे श्रेय दिया है। होम्स और मैं गली तक उनके पीछे पीछे चलते रहे। फिर जैसे ही हम बाहर निकले, मेरे दोस्त ने मेरी आस्तीन पकड़कर मुझे पीछे खींचा। मैं समझता हूँ, उसने कहा, हम नॉर्बरी की अपेक्षा लंदन में अधिक उपयोगी होंगे। इस केस के बारे में उसने एक शब्द और नहीं कहा जब तक कि देर रात जलती हुई मोमबत्ती हाथ में लिए मैं अपने शयन कक्ष में जाने के लिए मुड़ नहीं गया। उसने कहा, वॉटसन, अगर तुम्हें कभी एहसास हो कि मैं अपनी क्षमताओं को लेकर अति आत्मविश्वास से ग्रसित हूँ या किसी केस पर उतनी मेहनत नहीं कर रहा हूँ जितनी की मैं मांग करता है, तो कृपया मेरे कान में फुसफुसा देना नॉर्बरी, और मैं तुम्हारा अत्यंत आभारी रहूँगा। तो मित्रों, ख़त्म होती है हमारी आज की कहानी यहीं पर, जो कि शायद कुछ एक ऐसी कहानियों में से है जहां इसका अंत किसी क्राइम को सॉल्व करने से ना लेकर एक घरेलू मामले को सॉल्व करने पर ख़त्म हुआ हो। लेकिन आप इस चीज़ से इनकार तो नहीं कर सकते हैं कि सस्पेंस और थ्रिल बिल्कुल बरकरार रहता है पूरी कहानी में। तो चलिए, अब समय है आप सबसे विदा लेने का। मैं आपकी दोस्त रोशनी मिलूंगी फिर जल्दी ही आपसे इस मंथ से, जिसका कि नाम है शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी। तब तक जुड़े रहिए।